मैडम सर स्टार्ट कर दूं? 10 o'clock हो गया ना। हाँ चलेगा, स्टार्ट कर सकते। पहले pericardium and the serous pericardium. Serous was again made up of two things, parietal and visceral, enclosing a space called as a pericardial space in which pericardial fluid was been present. When we talk about the heart का wall, तो there is a 3 layers of heart wall. बाहर वाला जो है, सबसे बाहर वाला epicardium, बीच वाला जो हाईली मस्कुलर है, आपको देख सकते हो डायग्राम में, which is made up of cardiac muscle which helps in the contraction and the relaxation of heart, और जो अंदर वाला लेयर है that is called as the endocardium. ठीक है, so all these parts we have already discussed yesterday. ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में. Again the same thing in a different view. ठीक है, same diagram in a different view we can see. Just have a look over here about all the layers or walls of the heart: epicardium, myocardium and endocardium. Just tally with the diagram all of you. मिस हाँ मिस आपने स्लाइड शो ऑन किया है क्या? हाँ. नहीं मिस, नहीं दिख रहा है, कर्सर भी नहीं दिख रहा है. ओह अच्छा अच्छा, ओके ठीक है बेटा, रुको मैं करती हूँ. हाँ, कुछ स्लाइड शो क्यों नहीं दिख रहा है? वेट वेट, मैं कर रही हूँ. इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि राइट वेंट्रिकल से, देखो ये राइट वेंट्रिकल है, नीचे वाला हिस्सा है हार्ट का. राइट वेंट्रिकल से क्या ओरिजिनेट होता है? पल्मनरी ट्रंक. आप ये ब्लू कलर का देख सकते हो, पल्मनरी ट्रंक देख सकते हो आप. आगे जाके वो ब्रांच हो गया, 2 पार्ट में ब्रांच हो गया, विच आर कॉल्ड एज द पल्मनरी आर्टरी. क्योंकि ये ब्लू कलर है, सो इट इज सिग्निफाइंग दैट इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो देखो यहाँ पे ये हमने जो पढ़ा था वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, कि एक ही एक ऐसा आर्टरी है अपने बॉडी में जो उल्टा काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. फिर मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन ओरिजिनेट हो रहा है? ये जो रेड कलर का मोटा ट्यूब दिख रहा है, इसका नाम क्या है? सिस्टेमिक एओर्टा या फिर डोर्सल एओर्टा. Again, you can see in the diagram, it is branching into many arteries, providing oxygenated blood to all parts of the body. फिर मैंने एक और चीज आपको बताया था कि अंदर से ये पल्मोनरी आर्टरी और ये जो सिस्टेमिक एओर्टा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है by means of ligamentum arteriosum, which was the remnant of ductus arteriosum. ठीक है, so we have revised all the things which we have learned yesterday. Now let us begin with the internal structure of heart. Please pencil or pen साथ में रखो to write down the important things, because I am going to explain you with the help of this diagram itself. ठीक है, again as if we are telling that our heart is 4 chamber, so you can see over here nicely, we can see this is the first chamber, this is the second chamber, this is the third chamber and this is the fourth chamber. जैसे अगर मैंने आपको एक रूम दे दिया और रूम में मैंने आपको बोला इसमें 4 पार्टीशन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल दीवार और एक वर्टिकल दीवार, तब जाकर एक रूम में 4 कंपार्टमेंट्स बनेंगे. वैसे ही अपने हार्ट के अंदर, अब हम अंदर की बात कर रहे, बाहर की नहीं. बाहर हमने ग्रूव देखा, अब अंदर हम क्या देखेंगे? दीवार देखेंगे, जिससे ये दोनों चेम्बर्स सेपरेटेड है. तो बायोम में दीवार को क्या बोला जाता है? सेप्टम. क्या बोला जाता है? सेप्टम. SEPTUM, सेप्टम. सो बिटवीन 2 एट्रियाज, अंदर से बिटवीन 2 एट्रियाज हमें सेप्टम जो नजर आएगा उसका नाम क्या हम देंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम. सिमिलरली हमें वेंट्रिकल के बीच में भी देखो ये मोटा सा सेप्टम नजर आ रहा है, इसका नाम हम क्या देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, तो अब कितने चेम्बर्स हो गए मुझे बताओ? 2 चेम्बर्स हो गए, ये वाला एक लेफ्ट साइड का एक और एक राइट साइड का एक चेम्बर. ठीक है, तो 2 चेम्बर हो गए. वेरी क्लियर. पर अभी हमने बोला कि 4 चेम्बर है हार्ट का, तो एक हॉरिजॉन्टल भी पार्टीशन होना चाहिए. तो अब हम ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशन की बात करेंगे. तो अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व. Tricuspid valve which is separating the right atrium with the right ventricle.
समझ में आ गया? तो लिखो, ट्राइकस्पिड वॉल इज सेपरेटिंग द राइट एट्रियम विद द राइट वेंट्रिकल. Similarly, on left side when we see, there is a presence of this bicuspid wall, which is also called as a mitral wall. Mitral wall, which is separating this upper chamber, that is a left atrium, with the lower chamber, that is a left ventricle. तो हो गए कि नहीं अब 4 चेंबर? देखो मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ, 4 पार्टीशन कैसे हुआ है, 4 दीवारें कौन कौन सी है? दोनों एट्रिया के बीच में जो दीवार है उसका नाम हमने क्या किया? इंटर एट्रियल सेप्टम. दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार खड़ी है उसका नाम हमने क्या किया? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. राइट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और लेफ्ट साइड में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व होता है. Is that very clear to all of you? समझ में आ गया? तो ये अब हो गया 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट. ठीक है. अच्छा, मैं नेक्स्ट अब पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको. इतना आपने नोट डाउन कर लिया है. आई होप यू हैव नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स. अब देखो एक एक स्टेप वाइज जाते जाएंगे, सो दैट आप लिखते भी जाओ और आपको कंफ्यूजन भी ना हो. अब अगर हम राइट साइड की बात करेंगे बेटा, तो राइट साइड वी नो दैट द बोथ द चेम्बर्स, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला एट्रियम और वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. अब हम जानेंगे कि राइट एट्रियम के अंदर, देखो आप कर्सर में जहां पे मूव कर रही हूँ, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आके इकट्ठा होता है. क्या बोला मैंने वर्ड? इनसाइड द राइट एट्रियम deoxygenated blood accumulates from all over the body by 3 veins. By 3 veins. Again note down, write down. In right atrium, deoxygenated blood gets accumulated with the help of 3 veins. चलो अब 3 वेन्स को बीच में लिखो और उसके 3 पार्टीशन करो. 3 वेन्स कौन कौन से हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. जो ऊपर की अपने बॉडी के हिस्सा है, जो अपना ऊपर बॉडी का हिस्सा है, जैसे कि अपना सर वगैरह हो गया, आईज नोज वगैरह हो गया, वहां से कौन सा वेन लेकर आता है ब्लड? ये देख सकते हो आप ऊपर वाला, यू कैन सी द कर्सर. ये वाला जो वेन है इसका नाम है सुपीरियर. सुपीरियर का मतलब है जो ऊपरी हिस्सा में है. वेना मतलब वेन, कावा मीन्स अ ट्यूब. सो ऊपर हिस्से से, जो ऊपर के बॉडी के हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है उसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा. ओके. यस. सिमिलरली आप देख सकते हो एक नीचे भी ट्यूब प्रेजेंट है. सो नीचे के बॉडी से, मतलब कि अपने लेग से, अपने थाइस से, सब जगह से, नीचे के हिस्से के बॉडी से जो वेन अपने हार्ट तक ब्लड लेकर आ रहा है उसका नाम हो गया इंफीरियर. इंफीरियर मतलब जो नीचे के साइड में, इंफीरियर वेना कावा. ठीक है. क्या दो मैंने बताया? तो ऊपर के बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम अपर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बाय सुपीरियर वेना कावा. Similarly, from lower part of the body, deoxygenated blood is brought by inferior vena cava. ये तो हो गया ऊपर और नीचे की बात. पर हमने कल पढ़ा था कि हार्ट का भी खुद का सर्कुलेशन है, मतलब हार्ट के पास भी तो कोरोनरी वेन है, तो कोरोनरी वेन का भी तो यहाँ पे आके इकट्ठा होना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर यस, सो हार्ट का जो कोरोनरी वेन है that also opens into this right atrium. तो 3 लोग हो गए, सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava and the coronary vein. I hope I'm very clear with this much part. I'm repeating it once again. The right atrium receives deoxygenated blood from all over the body by 3 veins. From upper part of the body by superior vena cava, from lower part of the body by inferior vena cava, and from the heart through the coronary vein. Now again you can see a small hole present over here. Bio में hole को sinus बोला जाता है. तो ये जो कोरोनरी वेन है ना, वो यहाँ पे इस होल में आके ओपन हो जाता है. तो how I can continue my sentence? The coronary vein opens into
the coronary sinus. Is that very clear? Coronary vein opens into the coronary sinus, which is present inside the right atrium. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. अभी हमने नाम जान लिया इन वेन्स का, चलो कुछ और भी समझते हैं इस बारे में. जब हम ऊपर के हिस्से की बात करेंगे तो द ब्लड इज ब्रॉट अलोंग द ग्रेविटेशन फोर्स, है ना. ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इट इज अलोंग द ग्रेविटेशन फोर्स. तो वापस बैक फ्लो होने का तो कोई चांसेस ही नहीं बनता है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा में. बट जब हम इंफीरियर वेना कावा की बात करेंगे तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इट इज ब्रिंगिंग द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स. Yes, so there is a problem that the blood can go back, means there is a problem of backflow of blood. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए this inferior vena cava is guarded by, it is guarded by eustachian valve. क्या नाम है? It is guarded by eustachian valve. I am telling you the spelling. EUSTACHIAN, eustachian valve. कहाँ पर प्रेजेंट है eustachian valve? It is present in the inferior vena cava. कोई भी valves हो, इस बार बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ valves? तो आंसर क्या था? कहीं पे भी वॉल्व होता, फिर वो बाइकस्पिड हो, ट्राइकस्पिड हो या यूस्टैचियन वॉल्व हो, कहीं पे भी अगर आपको ये VALV वाल्व नजर आएगा, उसका एक ही काम होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैंने नाम बताया यूस्टैचियन वॉल्व, इसका काम क्या है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, चलो अब हम कोरोनरी की थोड़ी सी बात करते हैं. अब ये जो कोरोनरी है वो भी तो देखो यहाँ से ब्लड लाकर ऊपर लेकर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लड लेकर, हार्ट में ही नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है ब्लड. तो अगेन यहाँ पे बैक फ्लो होने के तो चांसेस हैं. इसके लिए दिस कोरोनरी वेन इज ऑल्सो गार्डेड बाय अ वॉल नेम एज Thebesian valve. THEBESIAN, Thebesian valve. वेरी क्लियर. ठीक है, चलो मैं वापस एक बार सारा चीज रिपीट कर रही हूँ, प्लीज फटाफट समझ के लो. फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्लड इज ब्रॉट बाय सुपीरियर वेना कावा. From lower part of the body the blood is brought by inferior vena cava, which is guarded by eustachian valve. From the heart the blood is brought by coronary vein, which opens into this coronary sinus. Again this coronary vein is guarded by the Thebesian valve. ठीक है, yes. तो सब जगह से, तीनों जगह से ब्लड आकर कहाँ इकट्ठा हो गया है? राइट एट्रियम में. Now when the blood accumulates inside the right atrium, the pressure will come on this tricuspid valve. The pressure will come on this tricuspid valve. This tricuspid valve will open and the blood will rush into the right ventricle. Very clear. ये ट्राइकस्पिड ओपन होगा और ब्लड पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से उसकी जर्नी कहाँ पर है? अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसको कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी वेन लेकर जाएगा ऊपर की तरफ. अगेन देखो ये पल्मोनरी ब्लड ऊपर की तरफ ब्लड लेकर जा रहा है, तो अगेन बैक फ्लो होने के चांसेस हैं. तो यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है. यस, सो इनसाइड द पल्मोनरी trunk there is a presence of a valve, and the name of the valve is semi-lunar valve. What do you mean by word lunar? Lunar का मतलब होता है मून, है ना. तो सेमी लूनार बोल रही हूँ, मतलब हाफ मून शेप का वॉल्व जो प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ 3 सेमी लूनार वॉल्व. आई होप आई एम वेरी क्लियर. क्या बताया मैंने? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल the blood goes into the pulmonary trunk. To avoid the backflow of the blood, the pulmonary trunk is also guarded by one valve, and the name of the valve is 3 semi-lunar valve.
इज दैट वेरी क्लियर? राइट साइड का स्टोरी सबको समझ में आ गया? चलो अब हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड में हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यस, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आना चाहिए? आप इनहेलेशन करोगे, इनहेलेशन करने के बाद आपके लंग्स में गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन लंग्स से हार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो अपने हर एक लंग में से दो दो वेन्स बाहर आते हैं। सो देयर आर टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स। अभी क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है बेटा, इसलिए हम यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स नहीं दिखा पा रहे हैं, पर एक्चुअली में कितने होते हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स। कहाँ से आ रहे हैं 4 पल्मोनरी वेन्स? लंग्स में से आ रहे हैं। कहाँ पे जो जुड़ रहे हैं, कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं? इनसाइड अवर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो 4 पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन ईच लंग से आते हैं और अपने लेफ्ट एट्रियम में ओपन होते हैं। अच्छा, अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन भरा, ब्लड आ गया है, अब प्रेशर क्रिएट किसके ऊपर होगा? ये बाइकस्पिड वॉल के ऊपर या फिर मिट्रल वॉल के ऊपर। ठीक है, प्रेशर क्रिएट हुआ, ये ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद ब्लड कहाँ पे आ गया? इनसाइड दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कौन सा ब्लड है बच्चा लोग? इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कहाँ जाना चाहिए? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, जिससे कि हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल सके। So it is taken by the systemic aorta, which branches into many arteries, providing oxygenated blood to all parts of the body. Again, there is something missing. What is missing? यहाँ पे अगेन ये जो ब्लड है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये ब्लड। तो अगेन यहाँ पे वॉल्व की जरूरत है, तो यहाँ पे भी वही वॉल्व दिया गया है जो यहाँ पे वॉल्व था। तो सिस्टेमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक both are guarded by the same type of wall and the name is also same, called as 3 semilunar valves. Very clear to all of you? मैं लेफ्ट साइड वापस रिपीट कर रही हूँ आपको। 4 pulmonary veins open into the left atrium. Yes, the bicuspid wall or the mitral wall opens and the blood comes inside the left ventricle. From left ventricle, blood goes into the systemic aorta. Systemic aorta is also guarded by 3 semilunar valves to prevent the backflow. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको सर्कुलेशन? अच्छा, तो ये हो गया सर्कुलेशन की कैसे होता है। अब और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। आप देख सकते हो हार्ट के अंदर, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो काफी थिक है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। अगेन ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। So the answer to this question is because the left ventricle has to pump the blood to all parts of the body, so it is more thicker as compared to the right ventricle. तो ये एक समझ में आ गया आपको। और क्या चीज हमें इंटरनली दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वेंट्रिकल है उसमें ऐसे रिड्जेस नजर आ रहे हैं। रिड्जेस मतलब ऐसे ऊपर ऊपर मसल के रिड्जेस नजर आ रहे हो। हाँ, तो ये जो ऊपर नीचे रिड्जेस नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडिने, या सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इट इज कॉल्ड एज द ट्रेबैक्यूले कार्ने। Yes, it is called as what? It is called as the trabeculae carne, also called as columnae carne. Yes, you can see this part. ये जो ऊपर खापर रास्ते नजर आ रहे हैं इसके अंदर muscular bridges which are present inside the ventricles are called as a trabeculae. Bio में trabeculae का मतलब होता है columns. So column-like structures called as a trabeculae carne or the columnae carne. ठीक है। वन मोर थिंग, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी देखो अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि कितना परफेक्ट है अपना हार्ट। जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन हो सकता है। यस,
और अगर ये ओपन हो गया तो ब्लड सिस्टेमिक और पल्मोनरी में जाने के बजाय ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उसका भी इंतजाम अपने को नेचर ने करके दिया है। क्या नेचर ने ये किया है उसका इंतजाम? फ्रॉम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, यू कैन सी दिस व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, फ्रॉम bicuspid and tricuspid there is a tender cord like structures coming out. टेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट, एंड कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ट्यूब। जैसे आप फोन का कॉर्ड लगाते हो ना कानों में, तो इसका नाम क्या हो गया? कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे मतलब कि ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, और टेंडिने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेंडर है, बहुत ही सॉफ्ट ट्यूब्स है। अब देखो ये जो कॉर्डे टेंडिने आप देख सकते हो कि किसी से तो अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? ये जो उठा हुआ माउंटेन के जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? पैपिलरी मसल्स। तो अब मैं सेंटेंस क्या बोल रही हूँ देखो, the tricuspid and the bicuspid walls, they give rise to chordae tendinae which are attached to this papillary muscles. Now the question arises कि क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के मुंह को या माउथ को बंद करके रखता है, so that blood एट्रियम में नहीं जाके प्रॉपरली पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा में जाए। Is that very clear to all of you? What is the function of this chordae? You can just imagine कि छोटे छोटे चीजों का भी कितने प्रॉपरली और नाइसली ध्यान दिया गया है when our heart is decorated by the nature or the God, what we say. Yes. So again I'm repeating all the things what I've told you just now. I've explained you about the thickness difference. The left ventricle is more thicker than right because it has to pump blood to all parts of the body. और क्या बताया मैंने आपको? There are muscular ridges in the heart which are called as the trabeculae carne or columnae carne. और एक क्या चीज बताया मैंने आपको? From the bicuspid and the tricuspid wall, there originates a soft, tender cord-like structure called as the chordae tendinae, which are attached to the papillary muscles. And what is the function of this chordae tendinae? It will close the mouth of tricuspid and bicuspid wall when the heart is contracting. Very clear? इतना आपका समझ के हो गया है? Please tell me yes or no in the comment so that I can proceed further. Please beta, one of the students you can take an initiative to tell me whether you have understood now. Yes, okay बेटा, ठीक है। चलो अब आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, यस। फोसा ओवैलिस का मतलब क्या होता है? अगेन बायो में डिप्रेशन को फोसा बोला जाता है, और ओवैलिस का मतलब होता है ओवल डिप्रेशन, ओवल शेप का डिप्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाने के पहले एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो बचपन में बहुत सारे कम्युनिटीज में बॉयज लोगों के कान को प्रिक किया जाता है, कान को टोचा जाता है। फिर अगर कान में आपने नहीं पहना तो देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट, है ना? एक छोटा सा डिप्रेशन रह जाता है जो ये बताता है कि बचपन में या बहुत पहले कहीं तो वहां पे प्रिकिंग हुआ था, वहां पे एक होल किया गया था, है कि नहीं? वैसे ही कुछ अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये समझो, फोसा ओवैलिस को समझो। See, fossa ovalis is present, a depression which is present between where? It is present between the right side. It is present in the right side of the interatrial septum. Interatrial septum के पास में एक छोटा सा होल होता है, होल। ठीक है, ये ओपनिंग को क्या बोला जाता है? फोरामेन ओवैली। अगेन बायो में याद रखो, फोरामेन जहां पे भी वर्ड होगा उसका मतलब होता है अ कैविटी और अ होल। ठीक है, तो जब हम फीटस थे, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, जब अपना हार्ट डेवलप हो रहा था, तब हमारे ये दोनों, ये राइट साइड के एट्रियम के साइड में एक छोटा सा ओवल होल था। ठीक है, एक छोटा सा ओवल होल रहता है, सब में रहता है ये होल। ठीक है, ओवल होल सबके अंदर रहता है। कब रहता है? जब हम डेवलप होते रहते हैं माँ के गर्भ में, तब ये होल को हमने नाम क्या दिया जाता है? फोरामेन ओवैली।
ऐसा होल जो ओवल शेप का है, देयरफॉर कॉल्ड एज फोरामेन ओवैली। पर जैसे जैसे हार्ट डेवलप होता है ये फोरामेन ओवैली बुझ जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और क्या रह जाता है, एक डिप्रेशन रह जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, आपको बचपन में अगर कान टोचा है और अगर आपने कान में नहीं पहना है तो एक होल, एक डिप्रेशन रह जाता है, शोइंग दैट कि कभी तो भी वहां पे होल था। वैसे ही अभी हम सबके हार्ट के अंदर ये फोसा ओवैलिस प्रेजेंट है, शोइंग दैट a remnant showing that कि in fetus condition we were having a hole called as the what foramen ovale। ठीक है, अच्छा ये तो अब नॉर्मल कंडीशन में है कि ये होल बुझ जाता है, पर कभी कभी ड्यू टू डिफॉर्मेलिटीज और ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, ये मैं प्रॉब्लम बोल रही हूँ, नॉर्मल में नहीं होता है, किसी किसी के अंदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है, ये होल बंद नहीं होता। अब अगर ये होल बंद नहीं होगा तो आप देख सकते हो देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब भी ऐसा बच्चा जिसके हार्ट में होल है, हाँ, जब ये बच्चा बॉर्न होगा और बहुत जोर से रोएगा फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी रोएगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, यस, और जब भी हार्ट पे प्रेशर आएगा तो देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। और क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो ऐसे बच्चे का जिसके हार्ट में होल अभी भी परसिस्ट कर रहा है, उसका जो लिप्स है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, टंग जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा। अगर ये होल काफी बड़ा है, अगर ये होल काफी बड़ा है तो क्या होगा, कभी कभी जो फेस है वो भी ब्लूइश कलर का हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्राइबल जगहों में ये ऐसे इसको बोला जाता है, मेडिकल टर्म में ऐसे बेबीज को बोला जाता है ब्लू बेबीज। ठीक है, तो ये ब्लू बेबी किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे के, छोटे से बच्चे के हार्ट में एक होल है, दैट होल में डिपेंड्स अपॉन द डिफॉर्मेलिटीज और द डेवलपमेंट। कभी कभी छोटा भी होता है, कभी कभी बड़ा भी होता है, अगर बड़ा है तो उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर बहुत में है तो फिर वो अपने आप कभी कभी ठीक भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, अगेन देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स इन दैट। ठीक है, बट ऐसा नॉर्मली बेबीज को हम बोलते हैं ब्लू बेबीज। तो कोई कोई लोगों में, ट्राइबल्स लोगों में, उसको बच्चे को भगवान समझ के पूजा जाता है कि ये तो शंकर भगवान का अवतार है। ठीक है, बट इज इट सो कि वो शंकर भगवान का अवतार है क्या? नो, वो बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम, सिवियर हार्ट प्रॉब्लम, इन विच द ब्लड इज मिक्सिंग विथ ईच अदर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मिक्सिंग विथ ईच अदर। सो दिस आई वांटेड टू टेल यू ऑल समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट दिस। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जस्ट ये टॉपिक आया तो आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू टेल दिस। ठीक है, सो दिस मच आपको पढ़ना है फॉर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर इफ यू कैन। ठीक है, so that you can follow this table and understand whatever I've taught you with the diagram which is present in your textbook. ठीक है, so I hope you can take a screenshot of this particular flow table, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज द कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? द इवेंट विच इज एसोसिएटेड विथ वन हार्ट बीट, जो भी चीजें होती है वन हार्ट बीट में, उसे हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। Again, I am repeating the definition. The events associated with one heartbeat is called as a cardiac cycle. And one cardiac cycle approximately lasts for 0.88 seconds. 0.88 seconds रहता है। ठीक है, अब एक हार्ट बीट में क्या क्या चीजें होती हैं? तो उसमें 3 फेजेस होते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, आप देख सकते हो डायग्राम में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। और फिर होगा दोनों का रिलैक्सेशन, जॉइंट रिलैक्सेशन, एट्रियल वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन विच इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले वाले डायग्राम में एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर नीचे वाले डायग्राम में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और तीसरे वाले डायग्राम में दोनों चेम्बर्स रिलैक्स हो गए, एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स हो गए।
सो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्ट्रोल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या होता है, टेल मी। एट्रियल सिस्टोल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। Similarly, oxygenated blood from left atrium enters into the left ventricle, and this particular phase lasts for, actually it lasts for how many seconds? It lasts for 0.1 second. कितना देर रहता है ये एट्रियल सिस्टोल, कितने देर रहता है, लिख लो। एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, जस्ट 0.1 सेकेंड में दोनों ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल विल गो इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विल गो इनटू द सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, ये कितने देर के लिए होता है, तो इट लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स। कितने देर के लिए होता है, 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, अब अगर हम जॉइंट डायस्टोल की बात करेंगे, जॉइंट डायस्टोल की, तो जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों का रिलैक्सेशन। और अगर रिलैक्सेशन हो गया तो चेम्बर में जगह हो गया, और अगर चेम्बर में जगह हो गया तो ब्लड आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो यू कैन सी इन द डायग्राम, पल्मन superior vena cava is bringing the blood inside the right atrium, inferior is bringing the blood, and the coronary veins are bringing the blood in the right atrium. Similarly, four pulmonary veins are bringing the blood into the left atrium. तो ये कितने देर के लिए होता है, तो ये होता है 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाला 0.1 सेकेंड, सेकेंड वाला 0.3 सेकेंड और लास्ट वाला 0.4 सेकेंड। तो टोटल अगर हम करेंगे तो इट कम्स टू अबाउट 0.8 seconds. Very clear to all of you. So this is called as a cardiac cycle. और एक हार्ट बीट में, वन हार्ट बीट में ये तीनों चीजें होती है। एक हार्ट बीट इज मेड अप ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड दोनों का रिलैक्सेशन। Very clear to all of you. और एक हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। तो अगेन यू कैन जस्ट सी दिस thing, atrial systole, ventricular systole, again you can take a screenshot so that आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा ये। and cardiac cycle will last for 0.8 second, atrial diastole for 0.7 second and ventricular diastoles for 0.5 second. What is a heart sound now? So there are two heart sound as lub and dub or dub, लब एंड डब। लब साउंड कब आता है, ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लब साउंड कम्स ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड द डब साउंड कम्स व्हेन देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ दिस सेमिलुनार वॉल्स। किधर है सेमिलुनार वॉल्स, इनसाइड द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा। और अगर ये लब डब साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका साउंड कैसा होता है, समथिंग लाइक मरमर साउंड होता है। तो मरमर अगर साउंड है मतलब कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बोलोगे कि ये साउंड कैसे सुनाई देगा, नो डाउट विद द स्टेथोस्कोप। चलो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। व्हाट इज दिस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब है अपना हार्ट, अभी हमने बताया था कि अपना हार्ट जो है वो मायोजेनिक टाइप का हार्ट है। मतलब अपने हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले कि अपना हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए अपने हार्ट में मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नोड्स। क्या बोला मैंने, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स इन द फॉर्म ऑफ नोड। तो सबसे पहले नोड का नाम देखो क्या है, इसका नाम है साइनोएट्रियल नोड, जिसको आप एब्रीवेशन में SA नोड भी बोल सकते हो। SA नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है, SA नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है।
तो ये जो पेस मेकर, इसको नाम क्यों दिया गया? पेस का मतलब होता है वेव, पेस का मतलब होता है वेव। वेव मेकर, विच वेव? वी नो दैट अपने हार्ट में कौन सा वेव जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है। तो यही वो ऐसे नोड है जो कि कार्डियक मसल का मॉडिफाइड फॉर्म है। आप देख सकते हो डायग्राम में, इट इज जनरेटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द हार्ट। और ये जो वेव है ये दोनों एट्रियम में स्प्रेड हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में भी और राइट एट्रियम में तो हो ही रहा है। लेफ्ट एट्रियम तक ये वेव्स जा रहा है, जिसके कारण, हाँ, SA नोड के कारण, इसके वेव्स के कारण दोनों एट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो लिख लो, SA नोड हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, या फिर पेसमेकर जनरेट्स वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल टेक्स प्लेस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेव है ना, अब बस पास ऑन होने वाला है। अब ये जो SA नोड ने वेव बनाया है उसको कौन लेगा? AV नोड। आप देख सकते हो AV नोड यहाँ पे है मार्किंग। ये SA नोड का वेव कौन ले रहा है? AV नोड ले रहा है। अब AV नोड को अलग आप देखोगे दूसरे बुक्स में इसको बोला जाता है, इसको पेस सेटर भी बोला जाता है, क्योंकि इसने ये पेस को रिसीव किया, ये वेव्स को रिसीव किया और ये सेट करने वाला है, आगे पास ऑन करने वाला है। इसके लिए इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को पेस सेटर भी बोला जाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए AV नोड ने किसको वेव्स पास ऑन किया? ये बीच वाले को, बंडल्स को, और ये बंडल्स को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। Bundle of His, it is giving the waves to the center placed bundles, and these bundles are called as the bundle of His, या फिर His of bundle भी इसको बोला जा सकता है। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, आप देख सकते हो कि पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स जो है यहाँ से बाहर आ रहे हैं, वो ये वेव इसको पास करेगा, पुरकिंजी फाइबर्स को पास करेगा। इसका मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजिन फाइबर, ये तीनों जन मिलकर अपने वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। समझ में आ गया? एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ SA नोड काफी है, पर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये वेव पास ऑन किया जा रहा है फ्रॉम AV टू बंडल ऑफ हिस, फ्रॉम बंडल ऑफ हिस टू पुरकिंजिन फाइबर, और पुरकिंजिन फाइबर आप देख सकते हो कि पूरा अच्छी तरह से मायोकार्डियम ऑफ हार्ट में स्प्रेड है, बिकॉज ऑफ विच इट विल डू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दिस वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया? तो बस आपको इतना ही पढ़ना है फॉर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सो अगेन अ समरी फॉर दिस कि SA नोड कहां पर प्रेजेंट है, AV नोड कहां पर प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिस कहां पर प्रेजेंट है, और पुरकिंजिन कहां पर प्रेजेंट है। सो इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रिलेटेड टू इट्स लोकेशन इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो नाउ रेगुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो अपना हार्ट जो है इट इज रेगुलेटेड बाय आवर ब्रेन। यस, सो ब्रेन में कौन रेगुलेट करता है? मेडुला एब्लोंगेटा ऑफ आवर ब्रेन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स है। इसके लिए बोलते हैं ना कि अगर अपना जो छोटा मेंदू है अगर उसको थोड़ा भी डैमेज हुआ तो अपना हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों बंद हो जाएगा, बिकॉज रेस्पिरेशन में भी मेडुला एब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है और मेडुला एब्लोंगेटा हार्ट के एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? वैसे तो बहुत बड़ा थियोरी है, बट आपको इन शॉर्ट पढ़ना है कि कैसे कंट्रोल करता है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा SA नोड, it receives two nerves, sympathetic nerves and parasympathetic nerves. सिंपैथेटिक नर्व्स एड्रेनालिन सिक्रीट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है। ये याद कर लो।
सिंपैथेटिक नर्व एड्रेनालिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व एसिटाइलकोलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है। अब आप पूछोगे कि ठीक है, ये सिक्रेट करता है, ठीक है, पर इसका क्या इफेक्ट होता है अपने हार्ट के ऊपर? जब भी आपके बॉडी में एड्रेनालिन सिक्रेट होगा बाय एनी मीन्स, जैसे कभी आप डर गए या आपको बहुत तेज गुस्सा आया, ठीक है, तो उस वक्त आपके बॉडी में एड्रेनालिन तुरंत सिक्रेट होता है। दिस आर द इमरजेंसी हार्मोन विच आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग 3F। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 3F कंडीशन में सिक्रेट होता है। व्हाट आर द 3F? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब आप उड़ रहे हो, जब आप फाइट कर रहे हो और जब आप डर गए हो। 3F, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ये तीनों भी कंडीशन में तुरंत अपने बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व एड्रेनालिन सिक्रेट करता है और जब भी आप एड्रेनालिन आपके बॉडी में सिक्रेट करेगा आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो, जब आप डर गए हो या आप गुस्से में हो या फिर आपको उड़ रहे हो ऊपर की तरफ, कभी आप जाइंट व्हील में बैठे हो तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप डरे हुए हो, अगर आप गुस्से में हो तो आप कंटिन्यूसली वैसे नहीं रह सकते बिकॉज आपका बॉडी इतना एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। तो एक अपोजिट सिस्टम है, नर्व है जो काम करता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो क्या रिलीज करता है? एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन रिलीज होते ही आपका हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ये एसिटाइलकोलिन जो है वो आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, काम करता है और यस प्रेशर रिलीज करता है। ठीक है, दिस वाज बीन आस्क्ड इन द लास्ट ईयर board exam. What is sinus arrhythmia? What is the sinus arrhythmia? It is a condition or it's a phenomenon. क्या है? जब भी हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो अपना हार्ट बीट इंक्रीज होता है और जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तो हार्ट बीट डिक्रीज होता है। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है साइनस अरिथमियाज। ठीक है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आर्टरी तो मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था। आप इट्स यू विल बी डूइंग अ डिस्टिंग्विश, टेक्स्ट बुक देखकर डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स आप खुद बनाओगे। एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज? द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज द एंजियोलॉजी। इसीलिए कभी हार्ट में ब्लॉक्स होता है तो एंजियोग्राफी करने को डॉक्टर बोलते हैं। एंजियोग्राफी से हमें पता चलता है कि कितने ब्लॉकेजेस है और एंजियोप्लास्टी से उसको ठीक किया जाता है। ये कुछ फिगर्स दिए हैं मैंने। हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। जितना हार्ट रेट होता है उतना ही पल्स रेट भी होता है। पल्स रेट मतलब जो आप अपने रेडियल आर्टरी में फील कर सकते हो, है ना। रेडियल आर्टरी मतलब जो रेडियस बोन के पास आर्टरी है उसको हम रेडियल आर्टरी बोलेंगे, जो अपने व्रिस्ट में है, जहां पे आप वॉच पहनते हो। टैकीकार्डिया का मतलब है इफ द हार्ट बीट इंक्रीजेस about 100 beats per minute, then that condition is called as, it is not a बीमारी हम नहीं बोल सकते, it is, इसको कंडीशन बोला जाएगा। so that condition is called as a tachycardia। पर अगर हार्ट बीट डिक्रीज हो गया है to about 60 per minute, then that condition is called as a bradycardia। पल्स रेट जो होता है इट इज हाइयर इन चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, जब हम खड़े हैं तब ज्यादा होता है, और जब भी हम कोई इमोशनल कंडीशन में जैसे एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, तभी भी पल्स रेट मतलब कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। और पल्स रेट लो किस में होता है? अडल्ट्स में लो होता है, मेल्स में लो होता है, और जब हम लाइंग डाउन कंडीशन में मतलब लेटे हुए हैं तब लो रहता है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर हम किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg। 120 कितना है? हाईएस्ट प्रेशर बाय विच द ब्लड शूट्स अप, दैट इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब कि रिलैक्सेशन का प्रेशर, दैट इज 80 mm of Hg। सो द पल्स रेट, पल्स प्रेशर विल बी हाउ मच? 40 mm of Hg। when we are हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर विद द डायस्टोलिक प्रेशर, सो वी गेट द आंसर फॉर एज 40 mm of Hg।
There is one more term called as cardiac output. Cardiac output. अभी हमें मालूम है कि हमारे पास 5 लीटर ब्लड है, तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया कि अपने पास 5 लीटर ऑफ ब्लड है? तो कार्डियक आउटपुट, ये फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक मतलब ऊपर की तरफ जाना, तो जितने प्रेशर से ब्लड वेंट्रिकल में ऊपर की तरफ जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो लेट अस सी दैट। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट अभी हमने पढ़ा 72 बीट्स पर मिनट होता है, और वेंट्रिकल में कितने तेजी से ब्लड ऊपर जाता है? तो 70 ml से ब्लड ऊपर जाता है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स पर मिनट में कार्डियक मतलब हर मिनट में अपना हार्ट 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप करता है। इन 1 minute our heart pumps about 5 liters of blood. चलो ब्लड डिसऑर्डर्स भी देखते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। कितना होता है? इट गोज अबाउट 140 mm of Hg। 120 नॉर्मल है, 140/90 हो गया तो उसको हम हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। There is one more condition called as excessive high blood pressure, जिसमें ब्लड प्रेशर आप देख सकते हो 220/120 हो गया। अगर इतने तेजी से अगर प्रेशर में ब्लड जाएगा तो कोई ना कोई ऑर्गन को 100% डैमेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आईज का वेसल्स डैमेज हो गया तो इंसान अंधा हो जाएगा, किडनी में डैमेज हो गया तो नेफ्राइटिस हो गया, ब्रेन में डैमेज कर दिया तो स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाएगा। यस, कभी कभी होता है ना ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज भी होता है। यस, कोई तो बच्चे ने मेरे को लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, इंटरनल ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? तो इंटरनल ब्लीडिंग को बेटा हेमरेज बोलते हैं। तो अगर समझो आपका प्रेशर काफी बढ़ गया है तो ब्लड वेसल्स टूट जाएंगे और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, जिसमें हम ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है या फिर स्ट्रोक या पैरालिसिस भी हो सकता है। नाउ हाइपरटेंशन के कॉजेस क्या है? आर्टेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसका मतलब क्या है? बाकी के सब चीजें तो आप जानते हो, इन दोनों का मतलब आप नहीं जानते होंगे। आर्टेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है, अब देखो अभी मैं यहाँ पे जाके आपको ये दिखाती हूँ। आर्टेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है ये जो लुमेन है ना अपने आर्टरी का जो लुमेन है, अगर इसके अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगा, फैट का डिपोजिशन क्यों होगा? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अगर बॉडी में, तो अगर ये लुमेन छोटा हो गया तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लुमेन ऑफ आर्टरी, मेकिंग द आर्टरी एकदम नैरो बना देगा ना वो, इसमें अगर जमा हो गया तो उसको हम बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर एक और टर्म वैसा ही मिलता जुलता आता है जिसको हम बोलेंगे आर्टेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? अगर ये लुमेन के अंदर सॉल्ट डिपॉजिट होने लगा, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट खा रहे हो और आपका एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में सॉल्ट डिपॉजिट होने लगेगा, और ये सॉल्ट जब डिपॉजिट होगा तो आपके आर्टरीज में भी डिपॉजिट होगा, जिससे कि आपके आर्टरी के वॉल को ये ब्रिटल कर देगा। ब्रिटल मतलब कि टूट सकता है आसानी से, तो वो कंडीशन को कहा जाता है आर्टेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरोस्क्लेरोसिस मींस सॉल्ट डिपोजिशन। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैट डिपोजिशन। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओबेसिटी का तो मतलब आपको पता ही है कि एक्सेसिव ओवरवेट, इमोशनल स्ट्रेस से भी होता है हाइपरटेंशन, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट से, या फिर अगर आपके बॉडी के अंदर ये हार्मोन ज्यादा इंक्रीज हो गए तो भी हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है। सो यू कैन सी दिस लुमेन नाउ। देखो ये लुमेन देखो छोटा हो गया, यहाँ पे देखो डिपोजिशन हो गया फैट का, विच में लीड टू प्लग। प्लग मतलब ब्लॉक बना देगा, और फिर यही ब्लॉक से अपने को सीएडी होता है। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर अपने हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस आ गए तो अपना हार्ट पंप करना बंद कर देगा, फिर वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना। तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी।
CAD का मतलब है जब अपने हार्ट की आर्टरी के अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया, या फिर आप अलग वर्ड में बोल सकते हो इन द कोरोनरी आर्टरी इफ देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिससे आर्टरी एकदम पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ फैटी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ओवर देयर। यस, एंड उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? चेस्ट पेन, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, और इट में लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में बोला जाता है मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन। अच्छा, अब एंजाइना पेक्टोरिस में होता क्या क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस मतलब कि चेस्ट पेन, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी हो सकता है और आर्टेरोस्क्लेरोसिस में भी हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जस्ट सी हियर, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है द पेन विच टेक्स प्लेस, रुको आई विल शो यू हियर, द पेन विच इज एसोसिएटेड फ्रॉम द फुल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे तो सीवियर पेन होगा, लोअर जॉ में भी पेन हो रहा है, लोअर ईयर में भी हो रहा है, और पूरा लेफ्ट आर्म में भी पेन हो रहा है। तो जहां पे भी शेडेड पार्ट है, अगर यहाँ पूरा पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, वेरी क्लियर? नाउ यू कैन सी दिस इज अ नॉर्मल हार्ट एंड दिस इज हार्ट इज विच इज प्लग्ड, मतलब यहाँ पे डिपोजिशन होने के वजह से देखो यहाँ पे से बेचारा आरबीसी कितना पतले से गली में थोड़ा थोड़ा जा पा रहा है, और यहाँ पे वाइड है, और यहाँ पे एकदम नैरो हो गया ये रास्ता। यस, अगेन यू कैन सी दैट blood flow is decreased and this is the normal blood flow. This is the angina pectoris. Yes, angina pectoris will have a heart pain in the arms also, here also, and in the lower jaw also. It can spread in the belly button and the jaw, including our shoulder, arm, elbow, hand, and usually on the left hand side. Again, you can see this angina patient. What are the symptoms of heart attack? There can be sweating, feeling of breathlessness, pain, discomfort, nausea, vomiting, uneven heartbeat, feeling dizzy, means चक्कर जैसा आना। ये सारे चीजें क्या है? These are the symptoms of the heart attack. Now let us move on to the next disease, that is a heart failure. now हार्ट फेलियर मतलब अगर टाइम के साथ साथ हार्ट का मसल्स वीक होने लगा तो वो एक बीमारी को ये करता है, दैट इज दी हार्ट फेलियर। ठीक है, अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, अगर आपके हार्ट के मसल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इट मे लीड टू दी हार्ट फेलियर। अगेन हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर दिस हार्ट फेलियर टू। So mainly heart failure occurs due to advanced age. जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते जाएंगे, बिकॉज मसल्स वीक होते रहते हैं। नो डाउट मैल न्यूट्रिशन, क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, that can be due to the smoking or alcohol. Severe anemia, एनीमिया का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया बोलते हैं, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, if a patient is coming, if you are a doctor, if a patient is coming with a angina pectoris, what you will suggest? You will suggest that to go for ECG, है ना? ECG करने के लिए बोलोगे ना, ऐसा आपने टीवी में देखा होगा, ऐसा लाइंस होता है, ऊपर नीचे लाइंस होते हैं उसमें। सो ECG में ऊपर नीचे लाइंस अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे लाइंस नहीं हो गया है तो मतलब पर्सन इज डेड। वेरी क्लियर? नाउ let me tell you something about this ECG. ECG is called as the electrocardiograph or electrocardiogram. It is used to record the action potential generated by the heart muscle. It was been discovered by Einthoven and therefore he is called as the father of ECG. अच्छा, अभी ECG के पेशेंट को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स। अभी हमें हार्ट की एक्टिविटी जाननी है, so we are going to use electrodes. So electrodes are connected to the chest of the patient,
whereas the reference electrode are connected to either the upper arm or the thigh region. Lower limb also it has been connected. ठीक है? Then what will happen, एक conducting gel लगा के वो उसको चिपकाया जाता है. Conducting gel की मदद से conducting gel is applied between skin and the electrode. क्यों conducting gel अप्लाई जाता है? To receive small impulses of few millivolts also. ठीक है? So the normal ECG will have many ridges and furrows. Straight line कभी नहीं होगा, बहुत ऊपर नीचे रास्ते होते हैं उसमें. तो ये जो पहला वाला रास्ता हमें दिख रहा है, जो ऊपर छोटा सा दिख रहा है, upward wave. This upward wave is called as a P wave. आप लिख लो बेटा, ये P wave किसको दर्शाता है? This P wave is indicating the atrial contraction, या फिर जिसको आप depolarization बोलते हो. P wave is indicating atrial contraction or depolarization. फिर आता है QRS wave. QRS wave is indicating ventricle का contraction or depolarization. Ventricle का contraction or depolarization. फिर आता है again upward wave called as a T wave, which is indicating the ventricle का relaxation or repolarization. So atrial depolarization, ventricle depolarization and ventricle repolarization. ये ऐसे इससे हमें पता चलता है. अगर इसका टाबे हमें पता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने देर में होना चाहिए, 0.1 सेकेंड में, ये कितने देर में होना चाहिए, 0.3 सेकेंड में, ये कितने देर में होना चाहिए, 0.4 सेकेंड में. अगर ये टाइम एक्सपांड हो रहा है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद द हार्ट. ठीक है? सो अगेन यू कैन सी दिस मशीन. इंथोवेन साइंटिस्ट का नाम बताया मैंने. I've told you P wave for atrial depolarization, QRS for ventricular depolarization and T wave for ventricular repolarization. This is how the electrodes are been applied. ठीक है? And the last topic of this particular lesson is the lymphatic vessels. जैसे अपने पास ब्लड वेसल्स होता है, वैसे ही होता है लिम्फैटिक वेसल्स. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी क्लियरली. लिम्फ क्या होता है? ये लिम्फैटिक वेसल्स में बहने वाला कलरलेस फ्लूइड. द टिश्यू फ्लूइड baths the tissue fluid that baths the cell. Yes, the tissue fluid which baths the cell. So lymph, अगर हम जानना चाहेंगे कि lymph में कैसा कंटेंट होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो अगर हम ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स को निकाल देंगे, तो जो कलरलेस फ्लूइड बचेगा उसको हम बोल सकते हैं lymph. You can see in the diagram lymphatic capillaries. You can see this is the tissue cell. Yes, you can see the lymphatic vessels over here. Lymphatic vessels आप देख सकते हो. ये तो अपना आर्टेरियल, ये तो ब्लड वेसल्स है. जो ब्लू कलर में दिख रहा है यहाँ पे, these are the lymphatic vessels. So you can see that they are thin-walled, present within the blood capillaries. They are interwoven with the blood capillaries. Yes, they are not mixing. Interwoven मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हैं. Blood capillaries के साथ interwoven है, connected नहीं है, but they are not connected with them. They are blind at one end, मतलब they don't have opening at one end. Yes, and they are lined by the endothelium. Endothelium है मतलब कि squamous epithelium से बना है. So we are having, you can see with this green color, ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा अपना lymphatic system है. And ये जो बीच बीच में round structures दिख रहे हैं, these are the lymph nodes. Lymph nodes. So we are having right lymphatic system and we are having the left lymphatic system. The right is draining the lymph from the upper side of the body, whereas the left main collecting duct of the lymphatic duct. It is receives the lymph from left side of the neck, head, chest, upper body part and the entire body below rings. ठीक है? और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, these are the lymph nodes. Very clear? So lymph node, एक lymph node ऐसा कुछ दिखता है. तो it is a small oval या फिर bean shape का body है. और इसका काम क्या होता है और कहाँ पे ज्यादा होता है? अपने नेक रीजन में लिम्फ नोड ज्यादा होते हैं, अपने आर्मपिट में ज्यादा होते हैं और ग्रोइन में. आ गई ना आप डायग्राम में देखो, आर्मपिट रीजन में देखो ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं.
नेक रीजन में भी ज्यादा होते हैं, और ये है जो ये ग्रॉइन रीजन है, ग्रॉइन रीजन में भी बहुत ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड का काम है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। इट विल रिमूव बैक्टीरियाज और फॉरेन सब्सटेंस, ऑल द सेल डेब्रीज, एंड इट इज अ साइट फॉर ल्यूकोपोएसिस, मतलब WBC का फॉर्मेशन के लिए, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज। Is that very clear to all of you? So with that, we will end up our topic now. So today we have completed the topic that is circulation and respiration and circulation.